हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं और सेट थ्योरी पढ़ने के बाद इसके बाद हम देखते हैं जब सेट डिफाइन करना सीख जाएंगे हम, तो दो सेट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, जिस चैप्टर का नाम होता है रिलेशन, है ना। यानी सेट्स पहले हम पढ़ेंगे, सेट्स के बाद उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। और उसके बाद जब हम रिलेशन डिफाइन करना सीख जाएंगे तो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ने के बाद फिर आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या लिमिट निकालना, जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें किसकी होती है, फंक्शन की होती है। तो पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ें, पहले बेसिक पढ़ेंगे, सेट्स, रिलेशन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक है सेट्स थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं सेट। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या कंटेंट्स है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर अगला आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। फिर क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद फिर आएगा ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, पहले डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फिर हम वेन डायग्राम, यूलर डायग्राम डिफाइन करेंगे और उसके बाद सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सेट थ्योरी के अंदर ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है। सबसे पहले डेफिनेशन, टाइप्स, ऑपरेशन, सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, व्हेन यूलर डायग्राम, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स। मतलब अगर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लिया है, तो उनका जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है well defined. A set is a well defined class or collection of object. Well defined class और well defined collection of object का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो well defined collection का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमें लेना है, ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रुप जो ऑब्जेक्ट का हो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जैसे कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेल डिफाइंड होता है। स्टूडेंट क्या होता है सभी को पता है, सिंपल सी बात है। वेल डिफाइंड का मतलब जिस चीज के बारे में सभी की राय एक जैसी है, जिस चीज के बारे में सभी की राय एक जैसी है वो चीज क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखूं सेट ए 1, 2, 3, तो यहाँ पर इनका कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। 1 ये क्या है, 1 है, सभी को पता है 1 है, ठीक है ना। किसी से भी आप पूछोगे सब 1 बोलेंगे। 1, 2, 3 इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है ये क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि ये सभी चीजें वेल डिफाइंड है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन दैट देयर एग्जिस्ट अ रूल विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट इज पॉसिबल टू टेल whether a given object belong or does not belongs to the given collection। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक रूल होता है। इस रूल से हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। मतलब जैसे कलेक्शन ऑफ फैन मैंने बोला है, तो फैन क्या होता है सभी को पता है। फैन की डेफिनेशन मतलब फैन को कोई टीवी नहीं बोलेगा, फैन अपने आप में वेल डिफाइंड चीज है, ठीक है ना, तो सभी लोग उसको फैन ही बोलेंगे। तो ऐसी जो भी चीजें होती हैं जिनके बारे में सभी की राय जैसी है, सभी लोग सेम चीज बोलेंगे, इसका मतलब वो चीज क्या है, वेल डिफाइंड। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लासरूम से एग्जांपल ले रहे हैं।
मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट है, मैंने कहा आपसे कि जाओ उस क्लास के सभी स्टूडेंट के नाम लिख के ले आओ। मैंने क्या कहा आपसे कि क्लास में से सभी स्टूडेंट के नाम लिख के ले आओ। मैं अगर 10 लोगों को ये काम दूंगा तो सभी का आंसर एक जैसा आएगा। अगर मैंने 10 लोगों को भेजा है कि जाओ पता करके आओ क्लास में कि कितने स्टूडेंट नाम लिख के लाओ, तो आप सभी के नाम लिख के ले आओगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड चीज है। स्टूडेंट का नाम लिखने का बोला मैंने, स्टूडेंट क्या है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड उन कलेक्शन को क्या बोलेंगे, हम सेट बोलेंगे। अब मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि जाओ उस क्लास में जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके नाम लिख के ले आओ। अब मैंने आपको बोला कि उस क्लास में जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके नाम लिखो, तो फिर आप सभी लोगों का आंसर एक जैसा नहीं होगा। नहीं होगा सबका आंसर एक जैसा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंसी डिफाइन नहीं होती। कितने स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं ये हमें पता नहीं है। मान लो आप क्लास में गए, आपने स्टूडेंट से पूछा उनके परसेंटेज, जैसे कि एक का परसेंटेज मान लो 98 है, एक का 97 है, एक का 95 है, एक का 94 है, एक का 90 है, एक का 85 है, एक का 70% है। मान लो ये परसेंटेज है। अब इन परसेंटेज को देख के हम बोल सकते हैं क्या कि कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन सा इंटेलिजेंट नहीं है। कोई डेफिनेशन आपने कभी पढ़ी है क्या? इंटेलिजेंसी कोई डेफिनेशन आपने कभी सुनी है, पढ़ी है? तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे कि भाई 2 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, या किसी और को लगता है कि भाई 3 इंटेलिजेंट है। जिसके परसेंटेज 70 है वो क्या बोलेगा, ये सभी इंटेलिजेंट है। जिसके 97% है वो क्या बोलेगा, ये वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है ना। ये 95 वाले को इंटेलिजेंट नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंसी डिफाइन नहीं होती है, और जो चीजें डिफाइन नहीं होती है उनका कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट सेट नहीं है, क्योंकि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है पता नहीं है। इंटेलिजेंसी डिफाइन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट तो सेट है, लेकिन कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट सेट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले डेफिनेशन जो आएगी, अगले एक एग्जांपल लेते हैं पहले। अगला एग्जांपल है आपका मैथ्स 11th क्लास की जो मैथ्स है उसमें जो चैप्टर्स है, 11th क्लास की मैथ्स में जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का कलेक्शन सेट होगा क्या? बिल्कुल होगा। कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स इन 11th क्लास बिल्कुल सेट होगा, ठीक है ना। कितने चैप्टर हैं सभी डिफाइन है, सभी लिख सकते हैं हम सभी के नाम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन ऑफ टफ चैप्टर इन मैथ्स, तो कलेक्शन ऑफ टफ चैप्टर की अगर हम बात करें कि टफ चैप्टर कौन कौन से हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि अब मैं अगर आपसे कहूं कि 11th क्लास के चैप्टर के नाम लिख के दो तो सभी की लिस्ट एक जैसी बनेगी। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि आप 11th क्लास के टफ चैप्टर के नाम लिख के दो तो इसमें सभी का आंसर अलग अलग होगा। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता है उसके लिए सारे चैप्टर टफ हैं, और जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है उसके लिए सारे चैप्टर आसान है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि सभी के टफ चैप्टर की लिस्ट एक जैसी हो। तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सेट। और जो नॉर्मल जो कलेक्शन होता है बिना वेल डिफाइंड वाला वो क्या होता है, ग्रुप होता है। जो सेट नहीं होता वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो अच्छा एक और एग्जांपल याद आ रहा है मुझे। हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन एनी टीम। किसी भी टीम के क्रिकेट प्लेयर का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा? होगा। किसी भी टीम के क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। लेकिन अगर मान लो वो कलेक्शन, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, तो क्या सभी का आंसर एक जैसा होगा? नहीं होगा। अब सबका आंसर एक जैसा नहीं होगा तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर सेट होगा क्योंकि सभी को पता है क्रिकेट प्लेयर कौन होते हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उनमें से अच्छे प्लेयर कौन से हैं उनका कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन से अच्छे प्लेयर हैं कौन से बुरे हैं, या फिर आपको पता भी है सभी प्लेयर के बारे में तो जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद होगा प्लेयर वही पसंद दूसरे लोगों को भी होगा। आपकी लिस्ट जो आप बनाओगे अच्छे प्लेयर की वो अलग होगी और दूसरे लोगों की जो लिस्ट रहेगी वो अलग होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्लेयर तो सेट है, लेकिन कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर सेट नहीं है। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जिससे राइटर्स की अगर हम बात करें, कलेक्शन ऑफ राइटर क्या होगा? सेट होगा। कलेक्शन ऑफ गुड राइटर्स, अच्छे राइटर्स का कलेक्शन क्या होगा? सेट नहीं होगा, क्योंकि अच्छे राइटर कौन से हैं पता नहीं। किसी गार्डन की बात करें, गार्डन में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उन सभी पेड़ों का कलेक्शन सेट होगा, लेकिन जितने बड़े पेड़ हैं उनका कलेक्शन सेट नहीं होगा। बड़े पेड़ मतलब क्या? कोई डेफिनेशन नहीं दिया हमने ऐसा बोला नहीं कि 10 फीट से ज्यादा, 15 फीट से ज्यादा, 50 फीट से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं बोला। कलेक्शन ऑफ जितने पेड़ है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज वो सेट होगा, लेकिन कलेक्शन ऑफ बिग ट्री, बड़े बड़े पेड़ों का कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया है कि हम बड़े पेड़ का मतलब क्या होता है, कितने फीट की हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन मेरे सभी लोगों को क्लियर होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं एलिमेंट, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 8, ये सभी क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना? एक और सेट की बात करते हैं, सेट भी। इसके अंदर मैंने लिया A, E, I, O, U। अंदर जो मैंने चीजें लिखी हैं इन सभी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अंदर जो लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, है ना? और एक सिंबल में बता रहा हूं यहाँ पर, ये सिंबल में लगा हुआ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और अगर मैं सिंबल ऐसा लगाऊं, ऐसा लिखने के बाद मैंने लाइन खींच दी, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है। मैं अगर आपसे बोलूं 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है। 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्या 4 बिलोंग्स टू ए सही है क्या? नहीं है, ये सही नहीं है। तो हमें यहाँ लाइन खींचनी पड़ेगी, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग कौन करता है, कौन बिलोंग नहीं करता है, क्लियर है सभी को, है ना? तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं ऐसा कहूं ए बिलोंग्स टू ए, सही है। स्मॉल ए के अंदर, ये गलत है, स्मॉल ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, ए बिलोंग्स टू बी, आप सही है क्या? आप सही है, क्योंकि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अंदर जो चीजें लिखी रहती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अंदर जो चीजें लिखी है इनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे अपन। और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेंगे। जो एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो क्या सिंबल यूज करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना? तो अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके बारे में सभी की राय एक जैसी है, सभी लोग उसको एक जैसे नाम से बोलेंगे, तो उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए पहली मेथड है रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड ये सेट को लिखने की मेथड होती है। तो इस मेथड में, रोस्टिंग मेथड में क्या होता है? अगर मान लो मैंने कोई एलिमेंट सेट ए लिखा है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा ई, तो ये क्या होता है? कौन सा फॉर्म लिखा है मैंने? ये लिखा है रोस्टर मेथड। ये कौन सी मेथड लिखी है? रोस्टर मेथड। क्योंकि इसमें मैंने सभी एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट किया है और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिए हैं। तो अगर कोई सेट के डायरेक्ट एलिमेंट लिखे हुए हैं और कॉमा से हमने सेपरेट किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। क्लियर है? जैसे कि in this method a set is described by listing element separated by commas within bracket, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। The set of vowels of English alphabets may be described as
ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2, 4, 6 एंड सो ऑन। हियर द डॉट स्टैंड फॉर एंड सो ऑन। डॉट डॉट जो हम लगाते हैं, यहाँ पर डॉट जो लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो अगर हमने एलिमेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड या लिस्टिंग फॉर्म। जैसे मैंने बी सेट लिखा था 1, 2, 3, ये भी कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। डायरेक्ट अगर एलिमेंट को लिख रहे हैं हम तो उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड इसकी आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। अगली मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड और रोल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो अपने को जो सेट दिया रहेगा उस सेट का थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अभी हमने डायरेक्ट एलिमेंट लिखे थे, अब इस वाले सेट में हम डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो रहेगा थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखिए। सेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर। कौन सा फॉर्म लिखा है हमने, रोस्टर फॉर्म। अब इसी का मैं सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखूं तो सेट बिल्डर लिख सकता हूं। इन सभी एलिमेंट को मैं अगर x सपोज कर लूं, इन सभी को मैंने x सपोज कर लिया, x सच दैट x इज अ vowels of English alphabets, x such that x is a vowels of English alphabets। मैंने क्या करा, इस सेट के जो एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट को x सपोज कर लिया, इन सभी को मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया और x क्या है ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, a कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, और इन सभी को मैंने x मान लिया और x क्या है ये मैंने डिफाइन कर दिया। क्या है x? x इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अब अगर मैं ये नहीं लिख के ऐसा लिख दूं तब भी इसका मतलब यही है और इसका मतलब भी ये है, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और ये कौन सा है, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने इन सभी एलिमेंट को x सपोज करा और x क्या है ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म है। और सेकंड वाला कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और सेट बिल्डर, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रोस्टर होता है, और थ्योरेटिकल क्या होता है, सेट बिल्डर होता है। और एग्जांपल देखते हैं। मैंने सेट भी लिया 1, 2, 3 एंड सो ऑन, डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब एंड सो ऑन। तो अब इसी को थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x is a natural number, x is that x is a natural number। तो मतलब मैंने क्या करा, इन सभी एलिमेंट को x सपोज कर लिया और x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ये अपन डिफाइन करते हैं। तो ये सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, इन सभी को x मान लिया और x क्या है ये डिफाइन कर दिया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और एग्जांपल की बात करें, मैं एग्जांपल सी सेट ले रहा हूँ 2, 4, 8, 16, 32। डायरेक्ट एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कॉमा लगा के सेपरेट किया। कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर। इसका सेट बिल्डर कैसा आएगा, इन सभी को मैंने x मान लिया और x क्या है ये डिफाइन कर रहा हूं मैं। x क्या है, 2 की पावर n है, where n belongs to natural number and n less than equal to 5। n belongs to natural number and n less than equal to 5। तो c 2, 4, 8, 16, 32 रोस्टर को हमने सेट बिल्डर में कन्वर्ट करा। यहाँ पर मैंने लिखा है n क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहला एलिमेंट आ जाएगा।
2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, 3 रखेंगे तो दिया जाएगा। इस प्रकार से पांचों एलिमेंट जब रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे पांचों, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया थ्योरेटिकल, तो ये क्या हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। अब एनसीईआरटी की अगर हम बात करें या फिर स्कूल लेवल की आपकी बुक्स की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले हमें चैप्टर में दिया रहता है, पहले एक्सरसाइज में दिया रहता है डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर है कि सेट क्या होता है, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू आपको पता होना चाहिए कि उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसके भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करो और रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, और उसके पहले हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, जो सिंबल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिंबल्स की बात करेंगे हम, चलिए। तो सिंबल्स की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले सिंबल्स हैं ये, जैसे ये वाला एरो हम नॉर्मली बनाते हैं, इस एरो का मतलब क्या होता है, नाम क्या होता है इसका, एम्प्लाइज। ये क्या होता है, एम्प्लाइज साइन होता है। अगर ए से बी स्टेप की तरफ जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लाइज। ठीक है, ए स्टेप से बी स्टेप पे जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, एम्प्लाइज। और यहाँ पर ये क्या है, बिलोंग्स टू, मैंने बताया था ये बिलोंग्स टू, मतलब कोई एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ए सबसेट ऑफ बी, ये साइन होता है सबसेट का, ठीक है ना, ऐसा साइन बनाते हैं, ये क्या होता है, सबसेट होता है, ए सबसेट ऑफ बी। आगे चल के हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि सबसेट क्या होता है। अगर ये एरो दोनों तरफ बना रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, डबल इंप्लाइज, इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय। ये क्या होता है, डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। यहां पर देखो सच दैट, यहां पर क्या, सच दैट, सच दैट, सच दैट को शॉर्टकट में एसपी लिख देते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, डबल डॉट, ऐसे दो बिंदी लगाए थे, दो बिंदी लगा दिया अपन, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने ऐसा वी लिख के कैंसिल कर दिया, काट दिया, वी लिख दिया और काट दिया, लाइन खींच दी, तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी। ठीक है ना, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, या फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसा जब लिखना पड़ता है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है वी लिख के एक लाइन खींच दो, तो ये क्या होता है, फॉर एवरी। उल्टा ही बना दिया, उल्टा ही, उल्टा ही का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, उल्टा ही बना दिया अगर तो इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। आई डबल एफ, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ। ठीक है ना, एंड का सिंबल सभी को पता ही है, ए लाइन खींच दी पर ने और बी लिखा, इसका मतलब ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए क्या है, बी का डिवाइजर है। ठीक है ना, ए क्या है, बी का डिवाइजर है। एन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आई और जेड से सेट ऑफ इंटीजर्स, आई या फिर जेड कुछ भी लिख सकते हैं। आर यूज करते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, और सी यूज करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और क्यू यूज करेंगे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नोटेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली बहुत बार यूज करेंगे ये सिंबल्स। ठीक है, तो इंप्लाइज तो अपन वैसे भी यूज करते आ रहे हैं, आपके लिए नया क्या है, बिलोंग्स टू। सबसेट हम पढ़ेंगे, सबसेट क्या होता है, डबल इंप्लाइज, इंप्लाइज हम लगाते हैं, इस तरफ भी एरो बना दो, डबल इंप्लाइज हो गया। डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे काट दो। सच दैट के लिए दो बिंदी लगाते हैं हम, ठीक है ना। फॉर ऑल के लिए वी, देयर एग्जिस्ट मतलब उल्टा ही लिख देते हैं हम, इफ एंड ओनली, एंड ए डिविजर ऑफ बी, नेचुरल नंबर एन,
आई क्या होता है इंटीजर, जेड क्या होता है इंटीजर, आई और जेड दोनों ही इंटीजर, आर रियल नंबर्स, सी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यू क्या होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये नोटेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आज अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, और वेल डिफाइंड एलिमेंट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिर हमने क्या देखा था नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड होती है, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, हम डायरेक्ट एलिमेंट लिख देते हैं और बीच में कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या होता है, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर एंड सेट बिल्डर। रोस्टर में डायरेक्ट और सेट बिल्डर में थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, सिंबल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथमेटिक्स में हम देखते हैं, हर जगह हर चैप्टर में आपको ये काम आएंगे। तो सिंबल्स आप लोग अच्छे से नोट करते जाना। ठीक है, जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सभी चीजें आप लोग नोट करते जाना, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में थ्योरी भी नोट करते जाना, और साथ में जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं क्लास में, तो वो सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक नोट करते जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।